एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। दोस्तों मैं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज नेशनल इनकम चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का कह सकते हैं हार्ट एंड सोल चैप्टर जो है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके दोस्तों मैं आपके बीच में आ गया हूं। पूरे 50 एमसीक्यू दोस्तों हम लोग करने वाले हैं जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों हम लोग दो पार्ट्स में बनाएंगे। पहली वीडियो में हम 25 एमसीक्यू करेंगे, दूसरी वीडियो में भी हम 25 एमसीक्यू करेंगे। बहुत अच्छे से डिटेल को कवर करके चलेंगे ताकि आपके माइंड में चीजें सेट हो जाएं। ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी कॉमर्स, यूपी पीजीटी कॉमर्स, यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, केवीएस, एनवीएस, एपीएस कॉमर्स वाले सबके लिए इंपॉर्टेंट है और क्लास 12 के बच्चों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीयूटी की तैयारी कर रहे हो ना, बढ़िया सा करके जाना। शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस सफर को। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आने जा रहा है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। डीप फ्रीजर परचेज बाय कन्फेक्शनरी शॉप इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। ओके, डीप फ्रीजर का मतलब आपको पता ही है, वो फ्रिज जो कार्डबोर्ड बॉक्स की तरह होता है ना, वो वाला फ्रिज आप लोगों ने देखा है ना, सारा का सारा का जो फ्रीजर होता है उसको कहते हैं डीप फ्रीजर। ठीक है, शॉप में देखा होगा, कन्फेक्शनरी शॉप में आपने देखा होगा। वो किस चीज का एग्जांपल है? क्या वो फाइनल गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है, कैपिटल गुड है, या बोथ एएनसी है? एएनसी का मतलब है वो फाइनल और कैपिटल दोनों ही है। भाई डीप फ्रीजर हमारा फाइनल गुड तो है ही, ठीक है, और कैपिटल गुड भी। कैपिटल गुड का मतलब ऐसी चीज जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदी जाए। ऑब्वियसली बात है डीप फ्रीजर हमारी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इससे मुझे रिटर्न मिलेगा, उसके अंदर मैं सामान रखूंगा, सामान को बेचूंगा, ठंडा सामान बेचूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा उससे। तो ये हमारा फाइनल गुड है। फाइनल गुड की दो कैटेगरी होती है हमारी, एक होती है हमारे कंज्यूमर गुड्स, एक होता है कैपिटल गुड्स। तो डीप फ्रीजर हमारा फाइनल गुड है और साथ साथ कैपिटल गुड भी है। तो आंसर रहेगा बोथ एएनसी। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, जापानीज एम्बेसी इन इंडिया इज अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ डैश। ओके, जापानीज एम्बेसी इन इंडिया कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? ठीक है, बहुत सोच समझ के दोस्तों बताएंगे इसका आंसर। क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, दोनों की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, या इंटरनेशनल एरिया का पार्ट है? तो भाई देखो, जितनी भी एम्बेसी होती है वो जिस भी देश की हो उसी का पार्ट रहती है। यहाँ जापानीज एम्बेसी है, वो वर्ल्ड में कहीं पर भी रहे वो जापान का पार्ट रहेगी, वो किसी और कंट्री का पार्ट बन ही नहीं सकती। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, डोमेस्टिक इनकम इज ग्रेटर देन नेशनल इनकम। ओके, क्या डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से बड़ी हो सकती है? हाँ, हो सकती है, बड़ी बात नहीं है, पॉसिबल है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। कभी नहीं हो सकती ना, ऐसा तो नहीं है। मे और मैं तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, यही लग रहा है मुझे। हमेशा होती है ऐसा तो नहीं होता। आंसर रहेगा मे और मे नॉट बी। डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में दोस्तों फर्क होता है हमारे एनएफआईए का। ठीक है, अगर एनएफआई की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर एनएफआई की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपकी नेशनल इनकम बड़ी होगी डोमेस्टिक इनकम से। ठीक है, और अगर आपकी एनएफआई की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो आपकी नेशनल इनकम छोटी हो जाएगी किससे? डोमेस्टिक इनकम से। सिंपल सा आंसर है, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम व्हेन डैश। ओके भाई, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों इक्वल तभी होंगे जब डैश। ओके, मैंने आपको बताया नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में जो फर्क होता है उसे हम कहते हैं एनएफआईए। अगर एनएफआईए का फर्क हो ही कुछ ना, एनएफआईए की वैल्यू कुछ भी ना हो, ना एनएफआईए कुछ भी ना हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी डोमेस्टिक और नेशनल इनकम क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ये सब कुछ निर्भर करता है किसके ऊपर? एनएफआईए के ऊपर। अगर एनएफआईए 0 हो गई तो डोमेस्टिक नेशनल का फर्क ही मिट जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे, बिल्कुल सेम आएगा आंसर। ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पेमेंट। ओके, इनमें से कौन सा फैक्टर पेमेंट नहीं है? फैक्टर पेमेंट का मतलब आपको पता ही है, वो पैसा जो आपने रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के रूप में दिया है, सारा का सारा मेहनत का पैसा। ठीक है, इनमें से कौन सा मेहनत का पैसा नहीं है? सीधी सी बात है बेसिकली। ठीक है, फ्री यूनिफॉर्म टू डिफेंस पर्सनल, सैलरीज टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रेंट पे टू द ओनर ऑफ बिल्डिंग, स्कॉलरशिप गिवन टू स्टूडेंट। ओके, देखिए फ्री यूनिफॉर्म हमारा वेजेस इन काइंड का पार्ट है, सैलरीज टू मेंबर हमारी वेजेस एंड सैलरीज हैं, रेंट पेड टू तो हमारा ऑब्वियस ही बात है, तो आपको पता है इनकम मेथड में भी आता है। ठीक है, लेकिन स्कॉलरशिप हमारी ट्रांसफर इनकम है। स्कॉलरशिप ट्रांसफर इनकम है क्योंकि स्कॉलरशिप बिना कुछ भी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न दिए बिना मिल रही है।
आप कहोगे नहीं, स्कॉलरशिप पाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। एजुकेशन लेना, आई रिपीट, एजुकेशन लेना एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं माना जाता, या इसका प्रोडक्शन के साथ कोई नाता नहीं है, ये डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी तो नहीं है। एजुकेशन लेना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, अ कार परचेज बाय हाउस होल्ड क्या है भाई? सीधी सी बात है, क्या सिंगल यूज कैपिटल गुड है, सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स है, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड है, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड है? कार तो यार कंज्यूमर गुड है, पहली बात तो कंज्यूमर गुड है, इसका मतलब पहले वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब रह गए क्या क्या हो सकता है। कार सिंगल यूज तो नहीं होती, एक बार चला के खत्म हो जाती, ऐसा भी नहीं होता, ये भी कार तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल का मतलब है जो 1 साल की ड्यूरेशन के अंदर खत्म हो जाए, वो सेमी ड्यूरेबल में आते हैं। ऐसा भी कुछ है, कार तो यार 15-15, 20-20 साल चल जाती है, तो कार हमारी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड की कैटेगरी में आएगी, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम इज दैट ऑफ डैश। अभी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन में आया था, काफी इंपॉर्टेंट है। नेशनल और डोमेस्टिक में जो डिफरेंस होता है दोस्तों, वो हमेशा रहता है हमारी NFIA का, ठीक है, ये इनमें मेन डिफरेंस है। तो आंसर रहेगा हमारा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, आप लोग ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर दोस्तों। इफ फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट। बेसिकली अगर फीफा और फीटा इक्वल है, तो आपकी NFIA, जिसका फॉर्मूला होता है FIFA माइनस FITA, क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इस केस में जब FIFA और FITA इक्वल है, तो NFIA 0 है। तो NFIA अगर 0 होती है, तो क्या क्या स्टेटमेंट करेक्ट माना जाएगा, आपको बताना है, या कौन सा स्टेटमेंट वैलिड नहीं है, ये बताना है। वैलिड नहीं है मतलब कौन से वाला स्टेटमेंट इसके अंदर रॉन्ग है, ये बताना है। नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम इक्वल होगी, ये तो ठीक है बिल्कुल। NDPFC प्लस डेप्रीशिएशन इक्वल्स टू GNPFC, मतलब NDPFC प्लस डेप्रीशिएशन हो जाएगा मेरा GDPFC, और GDPFC इक्वल्स टू GNPFC, ये भी ठीक है, क्योंकि NFIA का फर्क तो मैंने बता दिया कि NFIA तो है ही कुछ नहीं है, तो दोनों इक्वल है, हाँ हो सकता है। उसके बाद NDPFC प्लस डेप्रीशिएशन इक्वल्स टू GNPMP, नहीं यार ये FC है और ये MP है, और FC MP में फर्क होता है NIT का, और यहाँ मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ डेप्रीशिएशन की, मतलब ये वाला ही पंगा है भाई, किसी भी हाल में ये इक्वेशन नहीं बैठ सकती। अगर NFIA की वैल्यू सेम भी होती है, NFIA 0 भी जो आता है, तब भी इक्वेशन नहीं आ सकती बिल्कुल भी, क्योंकि इसके अंदर NIT भी मुझे प्लस करना पड़ेगा, ये इक्वेशन इनकम्प्लीट है। इसलिए जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है दोस्तों, वैलिड स्टेटमेंट नहीं है, वो ऑप्शन नंबर 3 है, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में 4 चीजें आती है, आपको पता है, सबको अच्छे से पता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सबको पता है, RRIP। भाई इंटरेस्ट आता है, रेंट आता है, रॉयल्टी आता है, कंपनसेशन वाइज नहीं आता, ये अलग चीज है, सीओई हमारे अलग चीज है, ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ नेशनल प्रोडक्ट इज गिवन एट मार्केट प्राइस, वी डैश इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड डैश सब्सिडीज टू गेट नेशनल इनकम। ओके, एमपी से एफसी पर जाने के लिए, आई रिपीट, एमपी से एफसी पर जाने के लिए आप क्या करते हैं? आप एनआईटी को माइनस करते हैं, ठीक है, सबको पता है एनआईटी का मतलब क्या होता है। एनआईटी का मतलब होता है आईटी माइनस सब्सिडी, यही होता है ना फॉर्मूला, सबको पता ही है। मैं नीचे लिख देता हूं कि एनआईटी का फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों, एनआईटी का फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट गिवन है एमपी पे, एमपी से एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम पे जाना है, इसका मतलब एनएनपीएफसी पर जाना है, ठीक है। एमपी से एफसी पर जाने के लिए, एमपी से एफसी पे जाने के लिए मुझे एनआईटी माइनस करना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि मुझे ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, आईटी तो माइनस हो रहा है, ठीक है, और सब्सिडी प्लस हो रही है, तो इसका मतलब है आंसर आएगा वी सब्ट्रैक्ट इंडायरेक्ट टैक्स एंड वी ऐड सब्सिडीज। तो ऑप्शन नंबर 3 एक्यूरेट सा नजर आ रहा है, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है, ये आप लोग ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सीओई। सीओई के अंदर क्या क्या था यार, सिंपल सवाल है, तो बहुत ईजी है, सबको पता है बहुत अच्छे से। सीओई के अंदर हमारा क्या क्या आता है, ठीक है, सीओई के अंदर क्या आता है, डीएनएस अलाउंस आता है, टूल्स गिवन टू एम्प्लॉय टू बी यूज्ड ड्यूरिंग वर्क, पेमेंट बाय इंश्योरेंस कंपनी टू द इंजर्ड एम्प्लॉय, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय टू प्रोविडेंट फंड, ये तो बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। और पेमेंट बाय इंश्योरेंस कंपनी, इसका भी कोई मतलब नहीं है, कंपनी को इससे मतलब ही नहीं, ऑब्वियसली बात है, सीओई तो नहीं है। टूल्स गिवन टू एम्प्लॉयज टू बी यूज्ड ड्यूरिंग वर्क, नहीं ये भी नहीं आता, आता है डीएनएस डीए। डीएनएस अलाउंस हमारा काफी इंपॉर्टेंट है,
ये जैसे आपको घूमने फिरने का खर्चा कंपनी तरफ से मिलता है, ये सब डीएनएस अलाउंस में आता है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, जीडीपी एमपी 1000 है, सब्सिडी 50 है, जीडीपी एफसी कितना होगा देखना पड़ेगा। और क्वेश्चन निकाल के देखते हैं। आपको निकालना है जीडीपी एफसी, और आपके पास क्वेश्चन में गिवन है जीडीपी एमपी। ओके, एमपी से एफसी पर आना है, एमपी से एफसी पर आने के लिए माइनस एनआईटी होता है, सबको पता है यार, ये तो सबको पता है। 1000 रुपये है, ठीक है, माइनस का एनआईटी तो यार इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है बिल्कुल भी। ओ माय गॉड, एनआईटी का फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी है नहीं, और सब्सिडी आपको दे रखी है 50 रुपए, तो डेट इज आईटी माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो 1000 करूंगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये आ गया आपका 1050। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है दोस्तों 1050, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इनमें से कौन सा नेशनल इनकम ही नहीं आता। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, मिल्क परचेज बाय अ डेयरी शॉप, नेशनल डेट इंटरेस्ट, ऑल ऑफ दीज। क्या सारे नहीं आते इसके अंदर यार? हाँ, नेशनल इनकम में तो ये सभी नहीं आते। विनिंग फ्रॉम लॉटरी हमारी आ नहीं सकती क्योंकि वो हमारा विंडफॉल गेन है, ठीक है। मिल्क परचेज फॉर्म में डेयरी शॉप ये नहीं आ सकता क्योंकि कंज्यूमर गुड है या नहीं ये मेंशन नहीं करा हुआ है, ठीक है, नहीं आ सकता। नेशनल डेट इंटरेस्ट, जो सरकार अपने लोन पर किस्त देती है, इंटरेस्ट देती है, उसको नेशनल डेट इंटरेस्ट कहते हैं, ये भी नहीं आता नेशनल इनकम में, कोई भी नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड है भाई। इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, वैल्यूएटिव मेथड है, बिल्कुल है। ऑल ऑफ दीज, हाँ यार ऑल ऑफ दीज, ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15, एनडीपीएफसी दे रखा है, एनएफआईए 2 वाला दे रखा है 500 रुपए, एनएनपीएफसी निकालना है यार, करना पड़ेगा। तो भाई एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी, भाई देखो वैसे तो एनएनपीएफसी निकालने के लिए आप क्या करते हैं, एनडीपीएफसी के अंदर सबको पता है, ठीक है, आप एनएफआईए को प्लस करते हैं, ठीक है भाई, डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआई इक्वल नेशनल इनकम। लेकिन ये 2 वाला है, 2 वाले में थोड़ा सा एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है उसको ध्यान से सुनेंगे। एनडीपीएफसी है 1500 रुपए प्लस, ठीक है। ये फिगर अगर ये 2 वाला गिवन होता है तो ये फिगर हमेशा नेगेटिव लिखी जाती है। आई रिपीट, जब भी आपको 2 वाला गिवन होगा तो ये फिगर नेगेटिव की लिखी जाएगी। तो 15 में से 500 रुपए के आने पर हमारा बचता पूरे 1000 रुपए। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो दोस्तों 1000 रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट है हमारा। मैक्सिमम बच्चों को हो सकता है गलत हुआ हो ये वाला, थोड़ा सा इस पे ध्यान देके चलेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी 2 वाला होगा हमेशा फिगर नेगेटिव की लिखी जाएगी, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, ऑपरेटिंग सरप्लस रेफर्स टू इनकम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, बोथ एनपी। हाँ यार ये तो दोनों का सम है भाई। ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप ही होता है जो आपने अर्न करा होता है 1 साल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कैन बी कैलकुलेटेड एज। भाई जीडीसीएफ निकालना है, कैसे निकलेगा, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ये भी ठीक है। नेट कैपिटल फॉर्मेशन प्लस कंजम्पशन फिक्स कैपिटल, नेट कैपिटल फॉर्मेशन, हाँ अगर कुछ मेंशन नहीं है तब भी डोमेस्टिक ही होगा, ये डोमेस्टिक मेंशन है, अगर नहीं मेंशन होता तो डोमेस्टिक कंसीडर होता है, ये तो ठीक है बिल्कुल। तो ये तो सारे फॉर्मूले सही हैं यार, वाओ, ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हमारा, ऑल ऑफ दीज दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज टेकन इनटू अकाउंट व्हेन नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय। ओके, एनएफआईए कब कंसीडर करी जाती है, जब मैं वैल्यू एडिशन से क्वेश्चन निकालता हूं, इनकम मेथड से क्वेश्चन निकालता हूं, एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन निकालता हूं, या तीनों में से ही, यार तीनों ही ठीक है यार, आप किसी से भी निकाल लो, आपको एनएफआईए का ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली तो नेशनल इनकम आती नहीं हमारी। एनएफआई का ट्रीटमेंट इज मैंडेटरी, कंपलसरी, करना पड़ेगा, हर हाल में करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 19, नेशनल प्रोडक्ट एट करंट प्राइस इज हायर देन नेशनल प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डैश। ओके भाई, ये कहना चाह रहे हैं कि नेशनल प्रोडक्ट करंट प्राइस का बड़ा है नेशनल प्रोडक्ट कांस्टेंट प्राइस से, अर्थात ये कहना चाह रहे हैं नॉमिनल नेशनल इनकम आपकी, नॉमिनल वाली वो बड़ी है आपकी रियल नेशनल इनकम से, ठीक है। ऐसा कब होता है, तो ऐसा तब होता है जब प्राइसेस बढ़ते हैं, ऐसा तब होता है जब प्राइसेस घटते हैं, कांस्टेंट प्राइसेस के मामले में या दोनों। भाई ये तो सिर्फ राइजिंग प्राइसेस के मामले में हो सकता है, क्योंकि नॉमिनल कोई चीज तभी आएगी जब प्राइस में राइज आएगा, नहीं तो रियल और नॉमिनल की वैल्यू सेम हो जाएगी। ये आपको पता ही है, रियल प्राइस हमारे रहते हैं कांस्टेंट प्राइस और नॉमिनल प्राइस हमारे रहते हैं करंट प्राइस।
भाई कांस्टेंट प्राइस के मुकाबले में करंट प्राइस में हर साल कुछ ना कुछ राइज तो आता ही रहेगा, हर साल प्राइस बढ़ते रहेंगे, इसलिए राइजिंग प्राइसेस के टाइम पर आपकी नेशनल इनकम बड़ी हो जाती है कांस्टेंट प्राइस वाली नेशनल इनकम से, आप ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। वैल्यू एडेड बाय फर्म इज इक्वल टू डैश, सेल्स प्रॉफिट, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सेल्स प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसका सही आंसर है सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओहो क्या बात है, सेल्स में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करना पड़ता है। वैसे तो जो सही फॉर्मूला है वो है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, लेकिन कंडीशन आ गई कि अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट मेंशन नहीं है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर आपको याद होगा आपकी सबसे मेन कंपोनेंट ही क्या है, सेल है। तो भाई सेल में से भी तो ऐसे ही माइनस कर सकता हूं, पॉसिबल ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम में इनमें से क्या नहीं आता, NFIA, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम, COE। ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये नहीं आता यार, ये तो नेशनल इनकम का कंपोनेंट है, ये कहां से आ गया यहाँ पर, ये नहीं आता भाई। डोमेस्टिक इनकम में आता है COE प्लस OS प्लस MI। क्या बात है, बढ़िया क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 22, फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री लीड्स टू डैश। ओके, क्या इससे डोमेस्टिक इनकम बढ़ती है, डोमेस्टिक इनकम घटती है, दोनों हो सकता है या फिर कुछ भी नहीं होता। भाई देखो, फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री लीड्स टू डैश। ओके, मैं पैसा दे रहा हूँ, फैक्टर इनकम दे रहा हूँ नॉन रेजिडेंट्स को, जो हमारे इंडिया में लोग नहीं रहते उनको पैसा दे रहा हूँ, ठीक है। उनको पैसा देने से क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम बढ़ जाएगी, डोमेस्टिक इनकम कम हो जाएगी, दोनों हो सकते हैं भाई, दोनों हो सकते हैं, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, डिपेंड करता है ना कि भाई कितना पैसा मैं दे रहा हूँ। मैं पैसा जो है अभी वैसे तो कोई खास इफेक्ट पड़ेगा नहीं इससे, डोमेस्टिक इनकम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितने भी नॉन रेजिडेंट भी हैं अगर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं तो वो सारे के सारे हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट तो बनेंगे, तो वो नेशनल इनकम को इफेक्ट करेंगे, डोमेस्टिक को वैसे कोई इफेक्ट करते नहीं है, इसलिए बोथ एंड भी चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, विद अ राइज इन रियल नेशनल इनकम वेलफेयर ऑफ पीपल, ऑब्वियस ही बात है यार, रियल नेशनल इनकम के साथ वेलफेयर राइज बनता है। रियल नेशनल इनकम का मतलब हो गया आपकी GDP, एक तरीके से मतलब GDP कह लो, या एक तरह से आप इसको GNPFC कह सकते हो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। ये हमारी ग्रोथ का इंडिकेटर है काफी अच्छा। तो अगर नेशनल इनकम में, रियल नेशनल इनकम में बढ़ोतरी होती है तो लोगों का वेलफेयर बढ़ेगा, क्योंकि गुड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब गुड्स बढ़ेंगे तो लोग उसको अच्छे से अच्छे और सस्ते सस्ते रेट पे खरीद पाएंगे, ताकि लोगों की लाइफ और लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो पाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन COE। COE के अंदर क्या नहीं आता, फेस्टिवल गिफ्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, हाउस रेंट अलाउंस टू एम्प्लॉय, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज बाय द एम्प्लॉयर, पेमेंट ऑफ बोनस टू एम्प्लॉय। बहुत सोच समझ के बताइए इसका क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों। फेस्टिवल गिफ्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, हाउस रेंट अलाउंस तो देखिए आपको पता ही है COE का पार्ट है, फ्री मेडिकल फैसिलिटी पार्ट है, पेमेंट ऑफ बोनस पार्ट है, लेकिन जो फेस्टिवल गिफ्ट आपको मिलता है वो आपके COE का पार्ट नहीं होता, वो आपको एक्स्ट्रा मिलता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको फेस्टिवल गिफ्ट दे रही है और सैलरी के हिस्से में दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए सही आंसर ये रहेगा दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो का रहेगा दोस्तों हमारा, द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, कोई भी हो सकता है यार। एक्सटर्नलिटी होती दो प्रकार की है, कुछ एक्सटर्नलिटी पॉजिटिव होती है, कुछ एक्सटर्नलिटी नेगेटिव रहती है, तो इफेक्ट पॉजिटिव रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों हम लोग इस बात को।